फ्रेंड्स, और टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करते हैं सीटेट संस्कृत पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक हम कर चुके थे। आज करते हैं चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक। चलिए शुरू करते हैं। आज की विधि है नवीन आधुनिक शिक्षण विधि। कौन सी? नवीन आधुनिक शिक्षण विधि। तो नवीन आधुनिक शिक्षण विधियाँ ये है 1835 ईस्वी के पश्चात लॉर्ड मेकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के बाद संस्कृत शिक्षण में जो विधियाँ अपनाई गई वह नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं तथा इससे पहले की सभी शिक्षण विधियाँ प्राचीन शिक्षण विधियाँ हैं। यानी कि जो लॉर्ड मेकाले हैं, तो लॉर्ड मेकाले ने जो 1835 में शिक्षण विधि को अपनाया, उससे पहले की सभी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कौन सी है? प्राचीन शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद की कौन सी है? आधुनिक शिक्षण विधि है। चलिए, नवीन आधुनिक शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है यह शिक्षण विधि। ठीक है, तो नवीन, ये एक नवीन और आधुनिक, ठीक है, एक ही बात है। तो नवीन, जो नवीन आधुनिक शिक्षण विधियाँ है उसके अंदर ये सभी शिक्षण विधियाँ आती हैं। चलो देखते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष या सुगम विधि, हार्वर्ड की पंचपदी विधि, विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समन्वय विधि, मूल्यांकन विधि। ठीक है, तो ये 7 विधियाँ हैं जो किस में आती है? नवीन आधुनिक शिक्षण विधि में आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि। ठीक, तो इसका पहला पॉइंट है, इस विधि का समर्थन डॉक्टर वेस्ट महोदय ने किया और इसका प्रचलन अंग्रेजों के आगमन के साथ ही हुआ था। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक विधि है, इस विधि का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर वेस्ट महोदय ने। और इसका प्रचलन कब हुआ था? तो अंग्रेजों के आगमन, यानी कि जिस समय अंग्रेजों का आगमन हुआ था, आए थे, तो तब से यह जो विधि है इसका प्रचलन हुआ, मतलब ये चली। दूसरा, इसमें कक्षा के स्तर अनुसार विषय वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि कक्षा के अनुसार, यानी कि जो क्लास होती है ना, तो क्लास के अनुसार इसमें जो है विषय वस्तु को, यानी कि विषय को, चैप्टर को जो है वर्गीकृत किया जाता है, छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि पाठ्य पुस्तक विधि है। भाषा शिक्षा केंद्र पाठ्य पुस्तक को माना गया है। जो शिक्षण की होती है ना, शिक्षण का केंद्र पाठ्य पुस्तक को भी माना गया और पाठ्य पुस्तक का किसे भी माना गया? भाषा शिक्षण को भी। पर ये संस्कृत में ही है, बाकी सब विषय में लागू नहीं होती। ठीक है, बाकी में लागू नहीं होती और अब एनसीएफ 2005 के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं लागू होती है। तो अगर ये संस्कृत में आते हैं पॉइंट तो ये सही होंगे, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है और उनमें सही भी है। नेक्स्ट है, इसमें क्रमांक, वर्णमाला, छोटे शब्द, वाक्य और अनुच्छेदों का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें शैली से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक भी तैयार की गई। नेक्स्ट है, परीक्षा व अभ्यास कार्य का आधार पाठ्य पुस्तक है। इसमें जो परीक्षा व कार्य का आधार है, वो अभ्यास जो होता है आधार कौन सा है? पाठ्य पुस्तक है। यानी कि पाठ्य पुस्तक हमारी किताबें, किताबों से ही जुड़ा हुआ है ना। इसमें शैलियाँ जो है पाठ्य पुस्तक में ही होती है संस्कृत की, तो वर्णमाला, छोटे अक्षर, वाक्य, इनमें से जो है प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट, व्याकरण का ज्ञान प्रसंग आने पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट, इन पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य कि इन्हें पढ़कर छात्र शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी कि जब शिक्षक ना हो तो बच्चा क्या करेगा? वो पाठ्य पुस्तक पढ़कर अपना जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब इस विधि के हैं गुण दोष पे आते हैं। तो पहला गुण है
नियमबद्ध एवं उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण में सहायक है। यह विधि नियमबद्ध यानी कि नियम से चलने वाली है और उद्देश्य के शिक्षण में सहायक, शिक्षण कराने का जो उद्देश्य है उसमें सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक है। ये छात्र को जो है इसमें क्या होता है, इस विधि में नए नए शब्द बच्चों को पढ़ने के मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो पाठ्य पुस्तक विधि में जो है बच्चों के शब्द के भंडार में हो जाता है ना। नेक्स्ट है, स्वाध्यायन प्रवृत्ति का विकास संभव है। नेक्स्ट है, छात्र हेतु पर्याप्त अभ्यास के अवसर है, छात्र स्वयं अभ्यास कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक की अनुपस्थिति में भी अध्ययन संभव है। अगर शिक्षक विद्यालय में ना हो या शिक्षक क्लास में ना हो तो भी यह जो है उस समय पर किया जाता है और संभव भी है। नेक्स्ट है, समय श्रम धन की बचत होती है, जिसमें समय की भी बचत होती है, श्रम यानी कि श्रम मेहनत की भी बचत होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और धन की भी बचत होती है यानी कि वर्तमान समय में पैसों की। ठीक है, अब इसके दोष बहुत पूछे जाते हैं तो दोष पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो पहला दोष है, शिक्षण केवल पाठ्य पुस्तक आधारित हो जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत की अवहेलना होनी है। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थी एक ही पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक उद्देश्य प्राप्ति का साधन होता है, शिक्षक उसे ही साध्य मान लेता है। नेक्स्ट है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक प्रयोगात्मक नहीं। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि व्यवहार तो इसमें होगा ही नहीं। जब केवल पुस्तक पे ही है तो बच्चा क्या व्यवहार करेगा, वो कुछ भी व्यवहार नहीं करेगा, वो तो बस पढ़ता ही रहेगा, है ना। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। और आता है चैप्टर नंबर 6, प्रत्यक्ष सुगम शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष या सुगम विधि। ठीक है, एक प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि, प्रकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो भाषा शिक्षण की क्या होती है, श्रेष्ठ विधि होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में प्रत्यक्ष अर्थ कार्य करके दिखाना से है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में गुइन ने किया। ठीक है, तो अब ये कहने का मतलब ये है कि इस विधि में जो है प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष विधि में कार्य करके दिखाना, यानी कि बच्चे को सामने ही करके दिखाना कि ये हो रहा है और ये हो रहा है। ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि को सबसे पहले किसने दिया था, गुइन ने दिया था, जो कि 1901 में फ्रांस भाषा में, और उन्होंने जो है फ्रांस भाषा में है अंग्रेजी भाषा शिक्षण में दिया था, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रवर्तक प्रोफेसर वीपी वकील जो प्रवर्तक हैं उसके प्रत्यक्ष विधि के, एक मिनट इसे मिटा देती हूँ। देखो, प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि, ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर वीपी वकील। ठीक है, प्रवर्तक, और समर्थक हैं जेफरसन गेटे। ठीक, और विरोधी, अब विरोधी भी होगा कोई ना कोई, जब समर्थक होता है तो कोई ना कोई विरोधी भी तो होता है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं वामन शिवराम आमटे। ठीक है, जो ये भारतीय थे ये क्या है, ये इसके विरोधी है, और समर्थक हैं जेफरसन गेटे समर्थक है, और प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है प्रोफेसर वीपी वकील, किसके, प्रत्यक्ष विधि के। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि या प्रविधि एक ही बात होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में सबसे पहले अल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर वीपी वकील संस्कृत शिक्षण में 1951 में प्रयुक्त किया था। ठीक है, कब किया था, 1951 में, किसने, प्रोफेसर वीपी वकील ने संस्कृत शिक्षण में। अभी हमने कौन ये बताया, ये कौन थे, प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, यह विधि वाल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। जो प्रत्यक्ष विधि है वो पेनफील्ड के मदर्स मेथड्स पर आधारित विधि है। नेक्स्ट पॉइंट,
इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, भाषा सिखाई जाती है, कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से यह भाषा सिखाई जाती है। देखो, इस विधि में जो है बालक को बिना व्याकरण के, यानी कि व्याकरण नहीं कराई जाती, ठीक है, नियमों का ज्ञान कराया जाता है, यानी कि बिना व्याकरण के ही बच्चों को नियमों का ज्ञान कराया जाता है और भाषा भी सिखाई जाती है और भाषा के माध्यम से भी भाषा सिखाई जाती है ना। ये है इस विधि के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस विधि में बालक की मातृभाषा बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें बालक की जो मातृभाषा होती है ना उसको मध्यस्थ नहीं बनाया जाता। जैसे कि हम अगर इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो हमारी हिंदी अच्छी है तो हम इंग्लिश सीखने के लिए क्या करेंगे, हिंदी का सहारा लेंगे, है ना, हिंदी का। और अगर हमारी इंग्लिश वीक है और हिंदी अच्छी है तो हम क्या करेंगे, हिंदी का सहारा लेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। एक दूसरे की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके ही तो सीखते हैं। पर ये जो प्रत्यक्ष विधि है ना इसमें किसी भी भाषा का सहारा नहीं लिया जाता है ना, जैसे क्या है वो मातृभाषा ही क्यों ना हो। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी है। ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त है प्राथमिक कक्षाओं में और इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, टेलीविज़न, है ना। तो ये क्या है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य मतलब दृश्य मतलब और श्रव्य मतलब श्रव्य का अर्थ है सुनने वाली और दृश्य का मीनिंग है देखने वाली। तो जो सुनी भी जाए और देख भी जाए, जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक संवाद विधि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कठिन निवारण के लिए दृश्य साधनों का प्रयोग या पारंपरिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, दृश्य साधन यानी कि जो देखने वाले साधन है, जैसे बुक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया ना, तो इनका जो है कठिन निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है ना। उद्देश्य, इस विधि का मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृत में वातावरण निर्माण करना। इस शिक्षण का जो उद्देश्य होता है संस्कृत भाषा शिक्षण में जो है संस्कृत के वातावरण का निर्माण करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। गुण और दोष, ठीक है। अब इस विधि के क्या देखते हैं, गुण और दोष, ठीक है। तो पहला गुण है संस्कृत शब्दोच्चारण एवं अभिव्यक्ति का विकास संभव होता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके शब्दों का और उनके उच्चारणों का, उनकी अभिव्यक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। पॉइंट नंबर 2, संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृतमय एवं वातावरण निर्माण करना। तो जो संस्कृत का जो होता है भाषा में जो संस्कृत शिक्षण होता है ना उसकी भाषा में उसके वातावरण का निर्माण किया जाता है और संस्कृत में वातावरण का, यानी कि चारों तरफ लोग बाग जो है संस्कृत बोले, इस तरह का, है ना। जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं तो उनमें ज़्यादातर इंग्लिश बोलने की अनुमति होती है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी मीडियम में हिंदी बोलते हैं। ठीक वैसे ही संस्कृत में वातावरण का निर्माण करना कि संस्कृत में ही ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की ट्रस्ट विधि। यह विधि जो होती है वो क्या होती है, भाषा शिक्षण की ट्रस्ट विधि होती है, क्योंकि बच्चों को बोलने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वो ट्रस्ट विधि हो गई ना। अब इसी शिक्षण के दोष पर जरूर ध्यान देना, दोष से जरूर क्वेश्चन आते हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण ज्ञान का अभाव रहता है। बच्चों में जो है व्याकरण ज्ञान का अभाव हो जाता है, व्याकरण सिखाई नहीं जाती तो व्याकरण तो उसे पता ही नहीं होगा ना कि क्या है क्यों है। और क्योंकि जब हम व्याकरण सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भाषा को जो है ट्रांसलेशन करके सिखाते हैं, किसी न किसी भाषा को मध्यस्थ बनाते हैं। अब यहाँ पे तो मातृभाषा का भी कोई प्रभाव नहीं होता तो फिर व्याकरण तो होगा ही नहीं ना। इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर
बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। इस विधि में जो है लिखने पर और बोलने पर बल नहीं दिया जाता है ना, इस तरह के वाचन पर यानी कि। तो छात्रों की शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है, बहुत कम ज्ञान हो पाता है शब्दावली का। इससे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के यानी कि बोलने वाली, आपस में वार्तालाप करने वाली विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7, हर्बर्ट की पंचपदी विधि। हर्बर्ट की पंचपदी विधि, ठीक है। पॉइंट, हर्बर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं वैज्ञानिक थे। उनके सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्य ने इस पंचपदी विधि को प्रस्तुत किया। देखो हर्बर्ट जो है इसके नाम से ही पता चलता है कि हर्बर्ट की पंचपदी विधि, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए हर्बर्ट की पंचपदी विधि किसके द्वारा, तो ये आ गया। इसका पूछा जाए तो ये आ गया, है ना। तो अब ये जो है ये क्या है, इसके शिष्यों ने पंचपदी विधि को प्रस्तुत किया। किसके शिष्यों ने, हर्बर्ट के शिष्यों ने प्रस्तुत किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 5 पदों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाए जाने के कारण इस शिक्षण विधि को हर्बर्ट की पंचपदी शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसे पंचपदी शिक्षण विधि के नाम से, ये हर्बर्ट की पंचपदी शिक्षण विधि के नाम से, क्योंकि 5 पदों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाए जाने के कारण। वे 5 पद कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं, है ना। नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरा है विषयोप स्थापना, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण, फिर 5वां है प्रयोग। तो ये क्या है, ये 5 पद हैं किसके, हर्बर्ट की पंचपदी विधि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत में भी इस विधि का उपयोग में लाया जाता है। जो संस्कृत होती है ना, संस्कृत में भी इस विधि को क्या करते हैं, उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र, हर्बर्ट ने शिक्षण हेतु 4 सोपानों से युक्त एक शिक्षण प्रणाली तैयार की। नंबर 1, और उस प्रणाली में क्या है, देखो 4 सोपान कौन कौन से हैं, है ना। तो नंबर 1 स्पष्टता, नंबर 2 संबंधता, नंबर 3 व्यवस्था, नंबर 4 विधि। स्पष्टता साफ, है ना, संबंधता यानी कि तुलना करके, व्यवस्था यानी सामान्यीकरण से, विधि यानी कि प्रयोग, ठीक है, किस तरह से प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं। हर्बर्ट के बाद उनके 2 शिष्य शिलर एवं रेन, यानी कि किसके शिष्य, हर्बर्ट के शिष्य। जो 2 शिष्य थे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, शिलर और रेन ने प्रथम सोपान स्पष्टता को 2 भागों प्रस्तावना और विषयोपस्थापन में विभाजित कर दिया। यानी कि जो हर्बर्ट के शिष्य थे, कितने, 2 शिष्य थे, तो और भी मतलब जो 2 शिष्य हैं ये शिलर और रेन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रथम सोपान को 2 भागों में ले लिया। पहले ही सोपान को 2 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग क्या रखा उन्होंने, प्रस्तावना, और दूसरा भाग रखा विषयोपस्थापना। चलो इसे पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। प्रस्तावना, इस विधि में नवीन पाठ को प्रस्तुत करने से पहले शिक्षक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न चित्र, मानचित्र, श्लोक आदि द्वारा नवीन ज्ञान की ओर ले जाना प्रस्तावना है, ठीक है। तो प्रस्तावना हमने पढ़ लिया, ये प्रस्तावना क्या थी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, पूर्व मतलब पहले के ज्ञान से जोड़ते हुए एवं साथ में छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करते हुए नवीन पाठ की प्रस्तावना के माध्यम से अध्यापक के द्वारा पाठ की शुरुआत की जाती है। पाठ की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, अध्यापक के द्वारा, ठीक है। जैसे पहले ज्ञान से जोड़ते हुए, पूर्व ज्ञान से जोड़ते और मानसिक रूप से जोड़ते हुए, यानी कि मेंटल लेवल से जोड़ते हुए, है ना, बच्चों की IQ के अनुसार जोड़ते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक 4.5 यानी कि 4 या 5
शिक्षक 4 या 5 प्रश्न के माध्यम से वातावरण के द्वारा छात्रों को तैयार करता है और उनके पूर्व ज्ञान को जानकर नवीन ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना आवश्यक है, जिसके उत्तर स्वरूप शिक्षक नवीन पाठ प्रस्तुत करता है, जिसे पाठ की योजना में प्रस्तावना कौशल कहते हैं। देखो, जैसे कि आपने बीएड पीटीसी वगैरह में जो भी किया होगा तो उसमें लेसन प्लान बनाया होगा, तो आपने देखा होगा प्रत्येक लेसन को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पाठ योजना का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रस्तावना बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम शुरू में 4 से या 5 क्वेश्चन करते हैं। तो यही इस विधि में बताया गया है कि इसमें क्या करता है, पहले टीचर जो है, टीचर और शिक्षक क्लास के अंदर जाएगा, क्लासरूम में जाने के बाद वो क्या करता है, उसे जो भी चैप्टर पढ़ाना है, उसका जो भी पढ़ाने का उद्देश्य है ना, तो उससे पॉइंट से वो उससे 4 या 5 क्वेश्चन पहले करेगा। तो वो क्वेश्चन जो होने चाहिए उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि उसे जो पता है, जो उसे पहले से पता है, तो उससे जोड़ के पहला क्वेश्चन उससे वही होना चाहिए जो उसे पहले से पता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन होगा या 5 क्वेश्चन होगा, तो लास्ट वाला क्वेश्चन उसे समस्यात्मक रखना होगा कि बच्चा ये सोचे कि आगे क्या होगा और इसमें क्या होगा, जिससे वो पढ़ने के प्रति रुचि ले, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, विषयोप स्थापना। विषयोप स्थापना क्या होता है देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, मुख्य उद्देश्य, पाठ को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखना है, यानी कि जो पाठ होता है उसको पूर्ण रूप से पूरी तरह से छात्रों के सामने रखना होता है। दूसरा, इस सोपान में उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और इसके साथ ही नवीन पाठ का शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो उद्देश्य होता है ना कथन का कि हमें क्या विषय पढ़ाना, उसका प्रस्तुत होता है ना, तो प्रस्तुतिकरण के साथ ही क्या करता है, शिक्षक अपने कार्य का प्रारंभ करता है। भावना अनुसार विषय वस्तु को 2-3 भागों में विभक्त करके प्रस्तावना के बाद प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जैसे बच्चों की जो मेंटल लेवल होता है, जो बच्चे की सीखने की क्षमता है, उसके अनुसार जो भी उसे चैप्टर पढ़ाना है, जो भी लेसन उसे पढ़ाना है, विषय उसे पढ़ाना है, तो उसको 2-3 भागों में, यानी कि उसको पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। तो उसको भागों में बांट कर तब उसे पढ़ाएगा। कि आज जो है, जैसे मान लो कोई स्टोरी ले ली तो उसको 3 भागों में बांट दिया, उसे 3 पार्ट 3 पार्ट में बांट के अलग अलग पढ़ा दिया कि बच्चों को जो भावना है, जो उनकी क्षमता है, उसके अनुसार कि एक दिन में कितना ग्रहण कर सकते हैं वो करा दिया। अगर वो बहुत सारा कराया, पता चला बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा, ठीक है, के बाद विभिन्न विधियों से काठिन्य निवारण, अशुद्धि संशोधन आदि प्रश्न उत्तर आदि के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब इसे समझते हैं। देखो, आदर्श वाचन, आदर्श वाचन वो होता है जो शिक्षक करता है, जो शिक्षक बोलता है, जो शिक्षक समझाता है बच्चों को। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक समझा रहा है, शिक्षक एक्टिव है, यानी कि जो सब कुछ टीचर कर रहा है, वो है आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन वह होता है जिसमें छात्र के द्वारा, यानी कि जिसमें स्टूडेंट होता है वो एक्टिव है, छात्र बोल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र कार्य कर रहा है, तो वो अनुकरण किसके द्वारा हो गया, छात्रों के द्वारा, कि छात्र पढ़ रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, विभिन्न विधियों से काठिन्य निवारण, अलग अलग प्रकार की विधियों से, अलग अलग प्रकार की विधि से जो कठिनाई आती है पढ़ाने में, जो अशुद्धियाँ संशोधन, जो अशुद्धियाँ हो गई हैं, जो गलतियाँ हो गई हैं, उसको पढ़ाने में संशोधन किया जाता है, यानी कि उसका जो है वो किया जाता है कि संशोधन किया जाता है, यानी कि गलतियों को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है तुलना। तुलना, ठीक है, तुलना इसी के विधि के अंदर है। तो इसमें हम, यानी कि हमने गुण भी देख लिए, दोष भी देख लिए, सब चीज़ें देख लेती है ना। अब हम करते हैं इसमें तुलना। तीसरा पॉइंट है तुलना। शिक्षण के दौरान जिन जिन शब्दों और भावों का अर्थ समझने में काठिन्य होती है, यानी कि कठिनाइयाँ होती हैं,
उन शब्दों के भावों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हुए छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान जो स्वयं सीखा जाता है वातावरण से, वर्तमान पाठ की तुलना अमूर्तीकरण करते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। यानी कि जो भी चैप्टर जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उसको क्लियर किया जाता है, ठीक से समझाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इस शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है मुख्य वस्तु को स्पष्ट करना, जो विषय वस्तु है उसको स्पष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण पॉइंट, मुख्य उद्देश्य, सामान्यीकरण में मुख्य उद्देश्य, ये हम ना लेसन प्लान पढ़ रहे हैं पूरा, जो हमने बीएड बीटीसी वगैरह में बच्चों को पढ़ाने का तरीका कि किसके बाद हमें कैसे पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप हम वो कर रहे हैं। तो अब हम 4 स्टेप पर आ चुके हैं, जो है सामान्यीकरण। अब देखते हैं सामान्यीकरण क्या है। विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना। नेक्स्ट, पाठ की तुलना के बाद इसमें पढ़े गए पाठ के निष्कर्ष अथवा सार पर छात्र पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। छात्र निष्कर्ष पर आते हैं। क्या करते हैं? छात्र निष्कर्ष पर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंतर्गत नियम निर्माण, सिद्धांत निर्माण, पुनरावर्ती प्रश्न, सामान्य भाव की कविता बोध, प्रश्न विचार, विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि पर आते हैं। नियम निर्माण, हम नए नए नियम बनाते हैं, नए नए सिद्धांत हम उन्हें बच्चों को बताते हैं। पुनरावृत्ति, जो एक ही चीज़ को दोबारा से दोहराते हैं जिससे बच्चों का जो है मतलब जो पढ़ा है वो फिर से स्मरण हो जाए। सामान्य भाव, सामान्य रूप से भी हम उसे सिखाते हैं। कविता बोध, हम उसे कविताओं के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, है ना। छोटी छोटी कविताएं हम उनको कराते हैं ना, कि कविताओं के माध्यम से नॉलेज देते हैं बच्चों को। प्रश्न विचार, बच्चों के से प्रश्न भी करवाते हैं, बच्चा भी हमसे प्रश्न करता है, उनके प्रश्न के नए नए विचार आते हैं। और विश्लेषणात्मक, छोटे छोटे भागों में भी हम उन्हें समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका व्याकरण पाठ में विशेष महत्व है। व्याकरण के नियमीकरण या नियमितीकरण कहते हैं। व्याकरण को नियमीकरण या नियमितीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गद्य और पग, ये गलत लिखा, गग, ठीक है, एक मिनट, गद्य, ठीक है, गद्य और पग, गद्य और पग, देखो गद्य और पद और गग और पग एक ही बात है, ठीक है। शिक्षण पाठ में पाठ का सार अध्यापक द्वारा बताना तथा छात्रों से प्रश्न द्वारा मुख्य भाव ज्ञात कराना। गग पग में इसे अध्यापक कथन कहा जाता है ना। यहाँ पे गलत है तो इसे आप सही मानना, यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब 5वां स्टेप है प्रयोग। प्रयोग का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को स्थायी करना है। दूसरा, इसमें अभ्यास कार्य करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, यानी कि दत्त कार्य दिया जाता है। तीसरा है, यह मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर, दोनों ही प्रकार से होता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कक्षा कार्य एवं गृह कार्य आते हैं। इसमें जो कक्षा के कार्य यानी कि स्कूल वर्क है ना, गृह कार्य यानी होमवर्क, ये आते हैं। नेक्स्ट है, नए ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए और छात्रों को आकर अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने के योग्य बनाने के लिए इस सोपान को काम में लिया जाता है। अर्जित यानी जो स्वयं से बच्चा सीखता है तो उसे खुद के प्रयोग में लाए, अपनी दैनिक लाइफ के जीवन में लाए, है ना। जो उसकी लाइफ है, जो उसका जीवन है उसमें लाए, उसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें संस्कृत आती है लेकिन हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में संस्कृत नहीं बोलते, है ना। तो इसी प्रकार से कि उसे दैनिक जीवन में भी लाया जाए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। अब हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो ये है नवीन व आधुनिक विधि। चैप्टर नंबर 8 में क्या, नवीन व आधुनिक विधि, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि इसी में आएगी, ठीक है। तो इसका पहला है पूर्णादशम प्रति। पूर्णादशम प्रति शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, अर्थात यह विधि पूर्ण से अंश की ओर
इस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यह विधि कैसा है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। दूसरा है, इसमें शिक्षक पहले संपूर्ण पाठ की विषय वस्तु को एक साथ संक्षेप में प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात पाठ के विभिन्न अंशों का शिक्षण करता है। ठीक है, विभिन्न अंशों का शिक्षण कब करता है? बाद में करता है। यह संस्कृत शिक्षण में विशेषतः व्याकरण एवं कथा करते समय इनका प्रयोग अधिक उपयोगी है। जो संस्कृत शिक्षण है उसमें व्याकरण और कथा, ये दो काम, जब कथा यानी कि कथा विधि को करते समय बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लाभ, इस विधि से लाभ, एक साथ संक्षेप में विषय वस्तु प्रस्तुत करने से शिक्षण रुचिकर हो जाता है। दूसरा है, छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, यानी कि छात्र जो सीखने के लिए प्रेरित होते हैं वे भी सीखना चाहेंगे, है ना। अब आता है संरचना विधि। संरचना विधि उसी के अंदर है, दूसरी। ठीक है, वाक्य स्वरूप या वाक्य की संरचना पर बल देकर शिक्षण कराया जाता है। दूसरा है, वाक्य रचना के दौरान व्याकरणात्मक ज्ञान दिया जाता है, साथ ही शब्दकोश का ज्ञान भी करवाया जाता है, जैसे कर्ता, कर्म, अपव्यय और अव्यय, उपसर्ग, निपात, है ना। इन सब चीज़ों का क्या कराया जाता है? ज्ञान भी कराया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि को सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो विधि है इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? प्रत्यक्ष विधि को सरल बनाने के लिए, यानी कि जो सामने से करके दिखाई जाती है ना वो विधि, उसको सरल बनाने के लिए। अब आता है समन्वय विधि, संयुक्त विधि या समवाय विधि, एक ही है। ठीक है, ये यानी कि एक ही विधि के नाम है, समन्वय विधि, संयुक्त विधि, समवाय विधि। चलो इसके पॉइंट पढ़ते हैं। वकील की नवीन विधि, शिवराम आमटे की मनोवैज्ञानिक विधि तथा हु पर्रिकर की विश्लेषण संश्लेषणात्मक विधि का मिश्रण होने पर यह संयुक्त विधि, समन्वय विधि, समवाय विधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक, दूसरी विधियों की उपेक्षा करने की बजाय समस्त विधियों के श्रेष्ठ गुणों को लेकर उनका विश्लेषण कर परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग में करना संयुक्त विधि है। यानी कि जैसी भी परिस्थिति है, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विधि का जो प्रयोग करते हैं तो वो कौन सी विधि कहलाती है? संयुक्त विधि कहलाती है। इसमें परिस्थितियों के श्रेष्ठ गुण, है ना, संश्लेषण, इन सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, समवाय विधि को समझने का ढंग निम्न प्रकार है। जैसे अध्यापक गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा है और उसके बीच में व्यापक का कोई बिंदु आ गया, अध्यापक वहीं पर उसे व्याकरण का ज्ञान सिखाएगा, या अन्य किसी से संबंधी कोई बात आ गई तो साथ ही चर्चा की जाती है। ठीक है, अब आता है मूल्यांकन विधि। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हर एग्जाम में, हर सीटेट में, हर साल हर सब्जेक्ट के अंदर आता है मूल्यांकन विधि। ये हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, सभी में आती है मूल्यांकन विधि, यहाँ तक कि साइकोलॉजी में भी, यानी मनोविज्ञान में भी। नेक्स्ट है, यह हर्बर्ट की पंचपदी विधि का विकसित रूप है। जो हर्बर्ट की अभी हमने पंचपदी विधि पढ़ी है ना, उसका रूप है पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। नेक्स्ट है, यह एक उद्देश्यनिष्ठ विधि है जो छात्र के स्थायी ज्ञान को परखती है। स्थायी ज्ञान यानी कि जो ज्ञान विकसित हो चुका है, बच्चे के माइंड में फिक्स हो चुका है, उस ज्ञान को क्या करती है? विधि परखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहले पाठ योजना के समय पाठ का उद्देश्य निश्चित कर छात्र के व्यवहार में
होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है, साथ ही व्यवहार परिवर्तन हेतु आवश्यक क्रियाओं को समाहित किया जाता है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना के, यानी कि जो 5 पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो पाठ योजना के समय, यानी कि पाठ योजना के टाइम, लेसन प्लान के टाइम पर, ठीक है, पाठ योजना यानी लेसन प्लान, लेसन प्लान के टाइम पर इसका उद्देश्य निश्चित कर छात्र के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, जो स्टूडेंट होते हैं तो उनके व्यवहार में, उनकी लाइफ में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको देखा जाता है, साथ ही व्यवहार में हुए परिवर्तन की आवश्यक क्रियाओं को समाहित किया जाता है, जो सही है, जो अच्छी क्रियाएं, क्रिएटिविटी को समाहित किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह विधि शिक्षण के प्रत्येक सोपान के अंत में काम में ली जाती है। यह जो विधि होती है प्रत्येक सोपान के अंत में काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का अर्थ है भावनात्मक रूप से निर्णय लेना, यानी कि जो मूल्यांकन होता है ना, मूल्यांकन का अर्थ होता है, अगर सीधे सीधे अर्थ पूछा जाए तो यही होगा भावात्मक रूप से निर्णय लेना, लेकिन मूल्यांकन में सभी आते हैं, मतलब इंसान का जो है केवल जो किताबों से पढ़ा बच्चे ने वो ही नहीं आता, उसकी सभी चीज़ें आती हैं, उसका व्यवहार भी आता है कि वो कैसे बोलता है, समाज में किस प्रकार से रहता है, उसकी खुद की लाइफ में, किस जीवन में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से पढ़ रहा है ना, तो उसकी सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। मूल्यांकन प्रणाली के शिक्षण सूत्र क्रम से, ठीक है, तो देखते हैं ये 6 हैं। पहला है उद्देश्य, फिर व्यवहार रूप, शिक्षण कार्य, पाठ्य बिंदु, छात्र कार्य, मूल्यांकन, ना, ये सब क्या है, ये सब है मूल्यांकन प्रणाली के शिक्षण सूत्र। उद्देश्य, बच्चे का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है उसे पढ़ाने का। व्यवहार स्वरूप, बच्चा जो उद्देश्य हमारा हुआ है उसके बाद उसका क्या व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षण कार्य, टीचिंग में किस प्रकार के शिक्षण कार्य से पढ़ाया गया है। पाठ्य बिंदु, पाठ का कौन से बिंदु से हमें उसे पढ़ाना है, ठीक है, कौन से पॉइंट को हमें उसे पढ़ाना है, लेसन को कौन से पॉइंट को उसे पढ़ाना है। छात्र कार्य, फिर छात्र को क्या कार्य दिया जाना, फिर छात्र का मूल्यांकन किया जाना, यानी कि पहले उसे क्या पढ़ाना, ये उद्देश्य, फिर उसका व्यवहार में क्या परिवर्तन हमें करना है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो करना है। नेक्स्ट है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि मूल्यांकन साथ साथ चलता है। तो यह विधि कौन सी है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी में भी काफ़ी आता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने संस्कृत पेडागोजी की दूसरी क्लास की है, जो जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास ज़रूर देख लें, और अगर आपको अच्छी लगी हो और बार बार आप इसी तरह से नई नई वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।